कि बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इन पैसेज अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है ये समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है, इमेजिन देयर इज अ डोमेस्टिक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स फॉर सर्टेन प्राइस बिटवीन ए एंड बी, हाउएवर इन परसुएंस ऑफ द सेम बोथ ए एंड बी फॉरगेट टू नेगोशिएट एंड एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ अ फोर्स मेजोर इवेंट इन द कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन द फोर्स मेजोर क्लॉज, इन सच अ सिचुएशन व्हाट विल बी द फेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द इवेंट लाइक दैट ऑफ कोविड-19। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये देखिए 70 क्वेश्चन कितना बड़ा है ना। तो बिल्कुल भी अपने को घबराना नहीं है और हमें क्या करना है, हमें हमारे पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, पैसेज की चीज़ों को ढंग से समझ लेना है। और जब हम पैसेज की चीज़ों को ढंग से समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है हमसे क्या पूछना चाह रहा है और क्वेश्चन का जवाब इन 4 ऑप्शन में से क्या है। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई परेशानी है तो बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, उसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको पूरा पैसेज बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए। तो पैसेज बोल रहा है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसने क्या किया, लेस देन 4 मंथ्स में पूरे वर्ल्ड को हॉस्टेज बना लिया। ठीक है, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको सबसे हार्ड तरीके से उसने हिट किया। क्यों? क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट्स है अक्रॉस द ग्लोब वो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही हैं, इंक्लूडिंग लॉकडाउन करते हुए देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो हैं वो लगाई जा रही हैं अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा। किस चीज के लिए? कोरोना वायरस आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कोरोना वायरस आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए बहुत क्या कहते हैं आप, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। द पेंडेमिक टुडे प्रेजेंट्स अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज एंड इम्पेडिमेंट्स टू बिजनेस इन कंडक्टिंग देयर नॉर्मल ऑपरेशन। ये कह रहा है कि इस पेंडेमिक ने बिजनेस के सामने क्या किया है, कुछ ऐसे चैलेंजेस लाके खड़े कर दिए हैं और कुछ ऐसी रुकावटें ले आया है उनके रास्ते में कि वो अपने नॉर्मल ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। वो चैलेंजेस कैसे हैं? वो चैलेंजेस ऐसे हैं जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखे थे। ठीक, यहाँ तक बात समझ। तो जब हम फोर्स मेजोर की क्लॉज के बारे में बात करते हैं तो ये कह रहा है कि देयर आर सर्टेन वेल एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस फॉर डीलिंग विद सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। तो ये कह रहा है कि कुछ बहुत ही वेल एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर जो कि इन सिचुएशन से फाइट करती हैं, जो इन सिचुएशन से टैकल करती हैं, डील करती हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है पहला फोर्स मेजोर जिसे हम एक्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं, और मटेरियल एडवर्स इफेक्ट जिसे हम MAE क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ circumstances so covered by the force majeure clause contained in the contract is essential। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज होनी चाहिए कि फोर्स मेजोर के अंदर कौन कौन सी सिचुएशंस आएंगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फोर्स मेजोर के अंदर कौन कौन सी सिचुएशन आएंगी ये चीज बताई जानी चाहिए किसमें, एक कॉन्ट्रैक्ट में, और ये चीज एसेंशियल है। प्रोविजन ऑफ फोर्स मेजोर ऑफन कवर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक हरिकेन्स, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक एज एक्ट ऑफ गॉड। ठीक, क्या कह रहा है कि भाई प्रोविजन जो है वो क्या क्या कवर करते हैं एक्ट ऑफ गॉड के अंदर, ऐसी चीजों को कवर करते हैं जैसे कि क्या हुआ, आपका हरिकेन हुआ, फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? ये सारी चीजें एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आती हैं। अदर कवर्ड इवेंट्स में इंक्लूड, और बाकी के इवेंट्स किस चीज को इंक्लूड करते हैं? जैसे कि वॉर पहला, ठीक है, दूसरा आपका सिविल डिसऑर्डर, तीसरा आपका टेररिज्म, चौथा फायर या फिर किसी भी तरीके की डिजीज या मेडिकल एपिडेमिक। ठीक है, और बाय रीजन ऑफ एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन, या फिर जो उस टाइम के एप्लीकेबल लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके कारण भी एक्ट ऑफ गॉड माना जा सकता है। चलिए, तो ब्रॉडली अगर कहा जाए तो एक्ट ऑफ गॉड जो चीज है उसे हम कैसे कंसीडर करते हैं? ब्रॉडली अगर हम देखें तो ब्रॉडली द कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड द टर्म फोर्स मेजोर एज एन इवेंट दैट कैन नाइदर बी एंटिसिपेटेड नॉर कंट्रोल्ड बाय आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो फोर्स मेजोर एक ऐसा इवेंट होता है जिसको ना ही कोई कंट्रोल कर सकता है, ना ही कोई उसे एंटिसिपेट कर सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ आने वाला है। तो अब आप एक बात बताइए कि कोई से मतलब यहाँ पे क्या है? कोई से मतलब है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ना ही मान लीजिए कि दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, कौन? ए और बी। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो ना ही ए इस चीज को एंटिसिपेट कर सकता है, ना ही बी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ना ही उसको क्या किया जा सकता है,
ना ही ए उसको एंटिसिपेट करेगा, ना ही बी, और ना ही उसको ए कंट्रोल कर सकता है और ना ही बी कंट्रोल कर सकता है। दोनों ही की कंट्रोल में ये चीजें नहीं है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे अगली स्लाइड पे हमारा ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि फोर्स मेजोर क्लॉज अप्लाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स। ये कह रहा है कि फोर्स मेजोर जो एक्ट ऑफ गॉड का क्लॉज होता है वो कैसे, वो जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट पे होते हैं ना उन पे डिपेंड करता है, उन पे अप्लाई होता है। वेयर एज जो MAE है, मटेरियल एडवर्स इफेक्ट या फिर मटेरियल एडवर्स चेंज, MAC जो है वो क्या होते हैं, वो ट्रांजेक्शन के कंप्लीजन और क्लोजर, ट्रांजेक्शन क्लोज होने और कंप्लीट होने के पहले जो रिस्क इन्वॉल्व रहता है ना उस पे एलोकेट होते हैं, उस पे अप्लाई होते हैं। ठीक, चलिए तो पेंडेमिक एंड रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस सच एज गवर्नमेंट एक्शन इज अ टाइप ऑफ इवेंट कवर्ड बाय अ फोर्स मेजोर क्लॉज। ठीक है, और पेंडेमिक जो है, महामारी जो है, और जो रिलेटेड गवर्नमेंट, ठीक है, रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज, उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज जो है जैसे कि गवर्नमेंट का एक्शन, ठीक है, किसी भी चीज को लेके, वो क्या है, वो एक टाइप ऑफ इवेंट है जो कि फोर्स मेजोर एक्ट ऑफ गॉड में कवर किया जाता है। ठीक है, यहां तक भी हम बात समझ गए। हाउएवर इट्स इंपैक्ट ऑन द अफेक्टेड पार्टीज एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो अफेक्टेड पार्टी है उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की एबिलिटी किस हद तक इफेक्ट हुई है, नहीं हुई है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे, कि कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स कैसे हैं। चलिए ये बात भी समझ गए। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि इट इज कॉमन फॉर फोर्स मेजोर क्लॉजेस टू स्पेसिफाई द इंपैक्ट दैट द इवेंट और सर्कमस्टेंसेस इन क्वेश्चन मस्ट हैव इन ऑर्डर फॉर द क्लॉज टू बी ट्रिगर्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये फोर्स मेजोर के लिए एक कॉमन सा प्रिंसिपल है कि वो क्या स्पेसिफाई करें, वो जो इवेंट और सर्कमस्टेंसेस इन क्वेश्चन है उनका क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है, वो स्पेसिफाई कर दे। ठीक है, कि उनका यही इंपैक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसके ये चीज क्यों होनी चाहिए, ये चीज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब वो चीज हो, वो इवेंट हो और उसका वैसा इंपैक्ट हो तो तुरंत ही क्या हो, फोर्स मेजोर का वो प्रिंसिपल, वो क्लॉज ट्रिगर कर सके। चलिए ये बात भी हम समझ गए। तो रेफरेंस में भी मेड फॉर एग्जांपल टू द इवेंट और सर्कमस्टेंसेज, तो रेफरेंस की जा सकती है फॉर, अगर एग्जांपल के देखा जाए तो इवेंट और सर्कमस्टेंसेज हैविंग प्रिवेंटेड, हिंडर्ड और डिलेड परफॉर्मेंस। ठीक है, ऐसे इवेंट जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, हिंडर कर देते हैं या डिले कर देते हैं किसको, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को। यहां तक बात समझ गए हम। दीज टर्म्स रिक्वायर डिफरेंट लेवल ऑफ इंपैक्ट ऑन परफॉर्मेंस बिफोर अ पार्टी कैन क्लेम रिकोर्स टू दीज क्लॉजेस। ठीक है, तो ये जो क्लॉज होते हैं ना, ये जो टर्म्स होते हैं, इनके डिफरेंट लेवल ऑफ इंपैक्ट होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं इंपैक्ट के, किस पे, परफॉर्मेंस के। ठीक है, और उनके, ठीक, और वो देखते हैं उस परफॉर्मेंस, उस इंपैक्ट को बिफोर अ पार्टी कैन क्लेम रिकोर्स टू दीज क्लॉज, है ना, उससे पहले पार्टी फोर्स मेजोर के क्लॉज से रिकोर्स क्लेम कर सके, उससे पहले वो देखते हैं कि किस लेवल का इंपैक्ट उस पे हुआ है। चलिए यहां तक बात हमें समझ में आ गई। इन अदर वर्ड्स द फोर्स मेजोर एंड MAC क्लॉजेस एक्ट एन एक्सेप्शन टू व्हाट वुड अदरवाइज बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, फोर्स मेजोर और MAC के जो क्लॉज होते हैं या MAE के जो क्लॉज होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक एक्सेप्शन के तौर पे काम करते हैं। किस चीज के, उस चीज के जो अदरवाइज अगर होती तो उसे क्या कहा जाता, उसे कहा जाता कि ये तो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। चलिए मैं मान के चल रहा हूं। चलिए ठीक है, Certain contracts may state that if a force majeure clause is applied, the contract may automatically be terminated. कुछ कॉन्ट्रैक्ट ये भी स्टेट करते हैं कि अगर एक्ट ऑफ गॉड का क्लॉज अप्लाई होता है, फोर्स मेजोर का क्लॉज अप्लाई होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। दोनों ही पार्टीज के जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरे हाथ पे बात की जाए, अगर बात करते हैं हम दूसरी साइड की, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि सम कॉन्ट्रैक्ट even state that the duty to fulfill the contractual obligation। ठीक है, क्या होता है, कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स वो ऐसे भी बोलते हैं कि अगर फोर्स मेजोर ट्रिगर होता है, कोई ऐसी कंडीशन आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई ऐसा पेंडेमिक आता है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे कि आप अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स मेजोर क्लॉज, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ टाइम के लिए अपने ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटीज को सस्पेंड कर देंगे और वेट करेंगे टू फॉर दिस सिचुएशन टू गेट नॉर्मलाइज। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती है और एक पीरियड
पीरियड ऑफ टाइम आप डिसाइड करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम भी निकल जाता है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन वैसी ही होती है, ठीक है, और फोर्स मेजोर इवेंट कर्व नहीं होता है, ठीक है, या ट्रीट नहीं होता है उस टाइम के बाद भी, तो आप क्या करते हैं, आप फिर इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजों में इवेंचुअली टर्मिनेट ही हो रहा है, लेकिन एक क्लॉज में पहले वो कुछ टाइम के लिए वेट कर रहे हैं कि हो सकता है ये जो पेंडेमिक है ये कर्व हो जाए, ये जो फोर्स मेजोर का एक्ट है ये कर्व हो जाए, ये इसका ट्रीटमेंट आ जाए, ये ट्रीट हो जाए, तो उसके बाद हम हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये नहीं जा रहा है, बहुत लंबे समय तक टिकने वाला है, तो इवेंचुअली वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए आखिरी जो पैराग्राफ बचा है कि दो देयर कैन नॉट बी अ वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द फोर्स मेजोर क्लॉज इज वर्डेड इन ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ द सेम एप्लीकेबल लॉज रिलेटेड टू द सेम विल बी रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन। कह रहा है कि भाई इस क्वेश्चन का एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो हर जगह फिट हो सके, ठीक है। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में अलग अलग फोर्स मेजोर के बारे में क्लॉज दिए रहते हैं, और जब भी हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है तो हमें उसके टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, और उसके टर्म्स में जाकर के हमने देखना पड़ेगा कि इस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर की क्लॉज किस तरीके से वर्डेड है, ठीक है। उसे पढ़ने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने वाला है। और अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर के बारे में नहीं लिखा गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उस चीज को लेकर के चुप है, कॉन्ट्रैक्ट उस चीज को लेकर के कुछ नहीं बोलता है, तब हम क्या करने वाले हैं, तब हम कुछ नहीं करेंगे, तब हम सिंपली जो ऑनगोइंग लॉज हैं, ठीक है, जो सिंपली एप्लीकेबल लॉज हैं, ठीक है, उनको अप्लाई कर देंगे, और उनको अप्लाई करके जो भी हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है, उसको हम अंडर कंसिडरेशन ले लेंगे, ठीक। क्योंकि फोर्स मेजोर तो आ गया है, अब फोर्स मेजोर से रिलेटेड मान लीजिए अब जैसे कोविड-19 पेंडेमिक ही है, इसके पहले कोई दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने फोर्स मेजोर के बारे में अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा, तो फिर ऑनगोइंग एप्लीकेबल लॉज जो है उसे लगाएंगे और देखेंगे कि भैया फोर्स मेजोर में क्या हो सकता है। चलिए यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गई पूरी पैसेज, हमें पूरा पैसेज, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई पैसेज में, ठीक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67, 68, 69, 70। चार क्वेश्चन इसमें से हमसे पूछे गए हैं, ये चार क्वेश्चन के हमें जवाब देने हैं, इन चार क्वेश्चन के हम जवाब दे देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो देखते हैं अगले चार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम कह लें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन दी ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इन पैसेज अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ऑथर के जब आर्ग्यूमेंट की हम बात करते हैं तो ऑथर ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट किए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ऑथर ने क्या किया था कि भाई जिस तरीके का पेंडेमिक अभी चल रहा है तो क्या पार्टीज अपनी नॉन कंप्लायंस करते हुए भी अपने ऑब्लिगेशंस को कर्टेल कर सकती है, और उसे ब्रीच भी ना कहा जाए, डिफॉल्ट भी ना कहा जाए। उसके बाद उसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स फोर्स मेजोर से भी रिलेटेड किए हैं। तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट अगर पढ़ते हैं हम, तो पहला बोल रहा है कि फोर्स मेजोर क्लॉजेस जनरली हैव अ यूनिफॉर्म इम्पैक्ट ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल दी केसेस, ठीक है। तो ये तो हमारे ऑथर ने सीधे सीधे लिख रखा है कि नहीं, उसमें कहीं पे भी यूनिफॉर्म क्या नहीं होता है, यूनिफॉर्म इम्पैक्ट नहीं होता है, हर उसमें अलग अलग इम्पैक्ट होता है, ठीक है, हर उसमें अलग अलग इम्पैक्ट होता है, ठीक। कैसा इम्पैक्ट होता है, अलग अलग लेवल का इम्पैक्ट होता है, ठीक है, और डिपेंड करता है कि किस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कैसे हैं, उन टर्म्स के हिसाब से उसका फोर्स मेजोर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो हम यहाँ पे ऑथर के आर्ग्यूमेंट से पैसेज में से डिराइव नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा बोल रहा है द इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूसेज ऑफ फोर्स मेजोर क्लॉज इज डिपेंडेंट अपॉन द वे सच क्लॉज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है, यही तो बात हो रही है शुरू से लेकर आखिरी तक कि जब भी फोर्स मेजोर को हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से फोर्स मेजोर को वर्डेड किया गया है, उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से एक्ट ऑफ गॉड को लिखा गया है, किस तरीके से उसे बताया गया है, क्या उसके कैलकुलेटिव टर्म्स हैं, और नहीं है तो फिर एप्लीकेबल लॉज के टर्म्स पे देख लेंगे। चलिए इसको होल्ड पे रखते हैं, ये बात सही है, ठीक है।
ऑल ऑफ दी अबव आपका जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि ए हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, तो जब एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब बी को हमने होल्ड पे रखा है, सी और देख लेते हैं, उसके बाद हम सही आंसर देखते हैं। बोथ फोर्स मेजर एंड मटेरियल एडवर्स चेंज क्लॉज हैव सिमिलर इंपैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, जब हमने यहाँ पे बात करी थी तो ये क्या कह रहा था कि जो फोर्स मेजर है ये ऑनगोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट पे अप्लाई होता है, वेयरएज जो मटेरियल एडवर्स चेंज है वो किस पे अप्लाई होता है, वो अलोकेशन ऑफ रिस्क इन ट्रांजैक्शन बिफोर देयर क्लोजर और कंप्लीजन पे अप्लाई होता है। तो दोनों के इफेक्ट अलग अलग होते हैं, दोनों के इंपैक्ट अलग अलग होते हैं, किस पे? परफॉर्मेंस पे। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, कि भाई जो परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, बाय द यूसेज ऑफ फोर्स मेजर क्लॉज, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से फोर्स मेजर के कॉन्ट्रैक्ट को, क्लॉज को बताया गया है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, इमेजिन देयर इज अ डोमेस्टिक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स फॉर सर्टेन प्राइस बिटवीन ए एंड बी। एक डोमेस्टिक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, सर्टेन प्राइस पे सर्टेन क्वांटिटी के गुड्स उसे सप्लाई करने हैं। हाउएवर इन परसुएंस ऑफ द सेम बोथ ए एंड बी फॉरगेट टू नेगोशिएट एंड एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ अ फोर्स मेजर। ठीक है, और दोनों के ही परसुएंस में ए एंड बी ने क्या किया? दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया, लेकिन फोर्स मेजर की क्लॉज को डालना भूल गए, एक्ट ऑफ गॉड की क्लॉज को डालना वो वहां पे भूल गए। ठीक है, चलिए, इवेंट एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन द फोर्स मेजर क्लॉज, और कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट में क्या हुआ? फोर्स मेजर का कोई भी क्लॉज नहीं रहा। इन सच अ सिचुएशन व्हाट विल बी फेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द इवेंट लाइक दैट ऑफ कोविड-19। तो फिर ये पूछ रहा है कि अगर कोविड-19 जैसा पेंडेमिक आ जाता है देश में, तो फिर क्या फेट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या रिजल्ट होगा, क्या ऑप्शंस हैं उन कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज के पास, वो किस तरीके से अपने ऑब्लिगेशंस को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, एज द पार्टीज डिड नॉट नेगोशिएट ऑन द फोर्स मेजर क्लॉज ईदर ऑफ देम कैन नॉट टेक एन एक्सेप्शन टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नो। ठीक, अगर हमने पढ़ा है हमारा क्या कहते हैं पैसेज अच्छे से, तो हमने क्या देखा था कि where there is no clause related to force मेजर। अगर फोर्स मेजर से रिलेटेड कोई भी क्लॉज नहीं है तो क्या होगा? देन एप्लीकेबल लॉज will be applied। समझ में आ गई बात? एप्लीकेबल लॉज को अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ए हमारा खत्म होता है। दूसरा बोल रहा है द पार्टीज कैन इन्वोक द मटेरियल एडवर्स चेंज क्लॉज। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ सच क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में रिजॉर्ट टू द एप्लीकेबल लॉ दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टू गिव रिलीफ टू दी पार्टीज। बिल्कुल यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी कह रहा है ना कि इन एंड इन द एब्सेंस ऑफ द सेम एप्लीकेबल लॉज रिलेटेड टू द सेम विल बी रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। और एप्लीकेबल लॉज अभी इंडिया में क्या है? एप्लीकेबल लॉ इंडिया में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सिंपल है ना, बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई किया जाएगा और उससे फोर्स मेजर को कैलकुलेट किया जाएगा। देखा जाएगा कि फोर्स मेजर यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं है, किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या उसका आउटकम होगा, फिर क्या कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज के ऑब्लिगेशंस होंगे, कैसे उनको फुलफिल किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है नहीं करना है, सारी चीजें उसी के हिसाब से कैलकुलेट की जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन दी सेम फैक्ट सिचुएशन एज मेंशन्ड अबव, जो सेम फैक्ट है ए और बी के बीच में जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, मेंशन्ड अबव विद अ मॉडिफिकेशन दैट देयर इज अ फोर्स मेजर क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। अब एक मॉडिफिकेशन ये लेकर के आए हैं कि ए और बी जो है दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें एक फोर्स मेजर का क्लॉज डला हुआ है। चलिए, लेट अस सपोज दैट बी हु वाज टू सप्लाई गुड्स टू ए ऑन सर्टेन डेट एंड टाइम। तो हम ये सपोज करते हैं कि बी को एक सर्टेन डेट और सर्टेन टाइम पे क्या करना था? गुड्स सप्लाई करने थे। क्या सप्लाई करने थे? गुड्स सप्लाई करने थे। किसको? ए को। फेस्ड इशू इन रिलेशन टू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ड्यू टू मिल स्ट्राइक एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ राइस
राइज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स। और उसने क्या हुआ, उसने इश्यूज फ्रेज किए किस कारण, प्रोक्योरमेंट गुड प्रोक्योर करने में, क्योंकि मिल में स्ट्राइक चल रही थी और गुड्स के प्राइस भी बहुत हाई हो गए थे। इन दिस केस कैन बी क्लेम द सस्पेंशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स मेजोर क्लॉज। तो इस बेसिस पे क्या बी ये बोल सकता है कि एक एक्ट ऑफ गॉड है और मैं इस परफॉर्मेंस को सस्पेंड कराना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए ए बोल रहा है कि यस B can, depending upon the way the force majeure clause is worded. B, such situation cannot be covered under force majeure as it is just a case of disappointed expectations and hence B cannot invoke the clause. It is merely a case of commercial hardship. C बोल रहा है B can invoke the फोर्स मेजोर क्लॉज इज द क्लॉज इज टू ब्रॉड टू कवर सच सिचुएशन। देखिए हमने बात करी थी कि फोर्स मेजोर कैसे सिचुएशंस को कवर करता है, फोर्स मेजोर करता है ऐसे सिचुएशंस को कवर जो कि क्या होते हैं, जो कि फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, ऐसी चीजें जो आपने एंटिसिपेट नहीं करी हो या जिन पे आपका कंट्रोल ना हो, ठीक है। लेकिन ये जो सिचुएशन है क्या ये एक्ट ऑफ गॉड में आ सकती है? ये तो वैसे ही दिख रहा है कि हमें एक आदमी का एक्ट है। तो सच सिचुएशन कैन नॉट बी कवर्ड अंडर फोर्स मेजोर एज इट इज जस्ट अ केस ऑफ डिसअपॉइंटेड एक्सपेक्टेशंस एंड हेंस बी कैन नॉट इन्वोक द क्लॉज। इट इज मियरली अ केस ऑफ कमर्शियल हार्डशिप, ठीक। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक। ये चीज एक्ट ऑफ गॉड के अंदर नहीं आएगी, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, typically the MAE material adverse change provision in an agreement contemplates event which if they occur or are likely occur would have a materially adverse change or effect on the assets, business, property, liabilities, financial condition, result, operation of the target or that affects the ability of the transacting parties to consummate the transaction or the validity or enforceability of the transaction party to its right and remedies under the transaction document. Which of the following simple clause in a contractual resembles an MAE clause? चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है हमसे कि टिपिकली जो मटेरियल एडवर्स चेंज प्रोविजन होता है एक एग्रीमेंट में वो क्या कंटेम्पलेट करता है, वो ऐसे इवेंट को कंटेम्पलेट करता है जो इवेंट्स अगर अकर होते हैं या उनका अकर हो सकते हैं, दे आर लाइकली टू अकर, वुड हैव अ, वो क्या करेंगे, वो एक मटेरियली एडवर्स चेंज या इफेक्ट किस पे करेंगे, एसेट्स पे, बिजनेस पे, प्रॉपर्टी पे, लाइबिलिटीज पे, फाइनेंशियल कंडीशंस पे, रिजल्ट पे, ऑपरेशन ऑफ द टारगेट पे, इन सभी चीजों पे वो एक मटेरियल एडवर्स चेंज इफेक्ट, मटेरियल एडवर्स चेंज लेके आएंगे या इफेक्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। दूसरा बोल रहा है या फिर अफेक्ट करेंगे किसे, द एबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन पार्टीज टू कंज्यूमिनेट द ट्रांजैक्शन, ठीक है, किसकी एबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, पार्टीज की, ठीक है, जो पार्टी है, ठीक है, कौन सी पार्टी है, जो ट्रांजैक्टिंग पार्टी है उसकी कंज्यूमिनेट करेंगे उसको, किसको, उसकी ट्रांजैक्शन करने की, ठीक है, जो उसको ट्रांजैक्शन का कंजम्पशन का वो एबिलिटी है उसे अफेक्ट करेंगे। और तीसरा बोल रहा है और किसे, और दी वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है, ऑफ द ट्रांजैक्टिंग पार्टीज टू इट्स राइट एंड रेमेडीज अंडर द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, या फिर वो वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी को अफेक्ट करेंगे किसके, ट्रांजैक्टिंग पार्टीज के, टू इट्स राइट्स एंड रेमेडीज अंडर द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, ठीक है, राइट्स एंड रेमेडीज के अंडर द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल क्लॉजेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट रिसेम्बल्स MAE क्लॉज, तो इनमें से कौन सा, ये दो दिए हैं और एक का नाम है बोथ ऑफ द अबव, दूसरों का है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा MAE क्लॉज रिसेंबल करता है, तो पहला बोल रहा है कि इन द इवेंट ईदर पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द टर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, स्ट्राइक्स, इक्विपमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांसमिशन फेलियर और डैमेज रीजनेबली बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, सच पार्टी शैल नॉट बी लायबल फॉर डैमेजेस टू द अदर फॉर एनी डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम सच फेलियर टू परफॉर्म। ये कह रहा है कि एक इवेंट में ईदर पार्टी इज अनेबल टू, अगर कोई भी पार्टी अनेबल हो जाती है अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए अंडर द टर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट, है ना, और इस एग्रीमेंट के टर्म के अंडर किस चीज के कारण, एक्ट ऑफ गॉड के कारण, स्ट्राइक के कारण, इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन फेलियर के कारण, या फिर डैमेज के कारण, रीजनेबली बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, ऐसा डैमेज जो रीजनेबली उनके कंट्रोल के बियॉन्ड हो, सच पार्टी शैल नॉट बी लायबल फॉर डैमेज टू द अदर फॉर एनी डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम सच फेलियर टू परफॉर्म, ठीक, बात समझ में आ गई। तो वो पार्टी कोई भी डैमेजेस दूसरी पार्टी को नहीं देगी, ठीक।
और बी बोल रहा है एक्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑब्लिगेशन अंडर दिस एग्रीमेंट नो पार्टी शैल बी लाइबल फॉर नॉर सच पार्टी शैल बी कंसिडर्ड इन ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट ड्यू टू एनी फेलियर टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन अंडर दिस एग्रीमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ कॉज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल इंक्लूडिंग एनी अर्थक्वेक, लेबर प्रॉब्लम, अनअवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज। चलिए, तो दूसरा भी यही बोल रहा है कि भाई अर्थक्वेक आ जाता है, सप्लाईज की अनअवेलेबिलिटी हो जाती है, लेबर प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको नहीं। तो इसमें कोई सा भी मटेरियल एडवर्स चेंज दिख रहा है आपको? इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी असेट को अफेक्ट कर रही है या बिजनेस प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रही है या लाइबिलिटीज को, फाइनेंशियल कंडीशंस को, उनके रिजल्ट्स को, ऑपरेशन ऑफ द टारगेट को? नहीं। ठीक है, अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन पार्टीज टू कंज्यूमेट, या फिर जो कंज्यूमिनेट ट्रांजैक्टिंग पार्टीज है उसके ट्रांजैक्शन कंज्यूमिनेट करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर रही हो। ठीक है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये दोनों ही मटेरियल एडवर्स इफेक्ट या मटेरियल एडवर्स चेंज को आपको नहीं, सैंपल क्लॉज दोनों ही उसके नहीं है। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई हमें? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मतलब दूसरा पैसेज है ये, उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर नन ऑफ द अबव आ गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज हम देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज किस बारे में बात कर रहा है? नेक्स्ट पैसेज बात कर रहा है अबाउट द इशू ऑफ ऑब्सैनिटी। किस बारे में बात कर रहा है? बात कर रहा है अबाउट द इशू ऑफ ऑब्सैनिटी। ऑब्सैनिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्सैनिटी का मतलब होता है सेक्सुअल वर्ड्स, सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, जो लोग जो थोड़े गलत टाइप के होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि द इशू ऑफ ऑब्सैनिटी हैज वेक्स्ड द कोर्ट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। वेक्स्ड का मतलब क्या होता है कि अफेक्ट कर रहा है उनको, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई जो ऑब्सैनिटी का इशू है उसने इंडियन कोर्ट्स को और जो अब्रॉड में कोर्ट्स है उन्हें बहुत ही एक लंबे समय से उन्हें अफेक्ट करता हुआ आ रहा है। और जो इंट्रीगिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, जो मेन जो हमारा प्रश्न है जो है ना, वो क्या है कि वो और हमेशा सेम ही रहा है। कैसा रहा है? सेम ही रहा है। और क्या पूछता है हमसे? पूछता है कि व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड टू क्वालिफाई समथिंग एज ऑब्सीन इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ की आईज में, कानून की नज़रों में वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो किसी चीज़ को एज अ ऑब्सीन थिंग, ऑब्सीन वर्ड या फिर ऑब्सीन कैरेक्टर, है ना, किसी भी चीज़ को ऑब्सीन क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स क्या है जो किसी चीज़ को ऑब्सीन बनाते हैं, किसी चीज़ को ऑब्सीन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे जब हम बात करते हैं तो ये बोलता है कि इन द यूनाइटेड किंगडम वे बैक इन 1868 द कोर्ट लेट डाउन द हिकलिन टेस्ट। तो क्या हुआ कि बहुत पुरानी बात है, 1868 में एक कोर्ट में यूनाइटेड किंगडम में हिकलिन टेस्ट हुआ। ठीक है, क्या हुआ? हिकलिन टेस्ट को लेट डाउन किया गया। किसे लेट डाउन किया गया? हिकलिन टेस्ट को लेट डाउन किया गया।